हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। टारगेटेड प्रेप पे आपका स्वागत है। मैं हूं जूही। तो ये जो महामैराथन क्लास की सीरीज चल रही थी, ये आज लास्ट क्लास है। तो इसमें कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और कई बार रिपीट भी हुआ है। तो ये क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। साथ ही में ये जो पीडीएफ है, इसे आप पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े और इस क्लास से रिलेटेड जो भी डाउट हो, चाहे इसकी प्रीवियस क्लास से भी रिलेटेड जो भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वहां पे कमेंट करिए। अगर चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो इसे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो हाँ, चलिए पहले क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। क्या लिखा है कि ईवीएस में पर्यावरण अर्थात, अब देखिए, मानव निर्मित पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण या सांस्कृतिक पर्यावरण। इसमें पूछा है कि जो ईवीएस आपका है 3 से लेके 5 तक जो इंक्लूड किया गया है ईवीएस का चैप्टर, उसमें क्या क्या है। ठीक है, तो उसमें मानव निर्मित पर्यावरण तो है, प्राकृतिक भी है, सामाजिक भी है और सांस्कृतिक है। तो इसमें चारों ऑप्शन सही होते हैं। तो आंसर हो गया आपका ए, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ईवीएस। एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया। ठीक है, और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। ठीक है, देखिए क्या क्या बोल रही है, क्या काम करना है। पहला लिखा है कि आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए। ठीक है, ये तो सही है। विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करिए। अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणी में वर्गीकृत करिए और जानवरों को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो ये आपका पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही होता है, चौथा रॉन्ग होता है। क्योंकि एक छोटे से बच्चे जो क्लास 3 में है या क्लास 4 में हो या चाहे 5 में हो, उससे आप ये उम्मीद करना उसके लिए ज्यादती होगी कि उसे जानवर की परिभाषा आनी चाहिए। ठीक है, उसको ईवीएस इसीलिए लाया गया है कि बच्चों को जो देख के, अवलोकन करके इन सबका जो उसका मानसिक विकास किया जा सकता है, उसको विकसित करना है। तो देखिए, जानवरों का नाम लिखना है, वो देख लेगा जानवर कैसा है। ठीक है, उनकी गतिविधियों का अवलोकन करना है। गतिविधियों का, कि वो जानवर क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है, उस पे अवलोकन करना है। तो ये भी बच्चे के लिए सुटेबल हो जाएगा। तीसरा क्या है कि अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणी में वर्गीकृत। श्रेणी वर्ग, जैसे कोई जानवर शाकाहारी है या मांसाहारी है, इन सब श्रेणी में उसको वर्गीकृत करके उसको अवलोकन करना होता है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो ये तीन ऑप्शन आपके देखिए किसमें है। अच्छा, देखिए नीचे लिखा है कि निम्नलिखित में कौन से स्तर छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें आपको गलत चुनना है। तो गलत आपका डी है, तो डी किसमें है, ऑप्शन डी में है। ये आपका सही हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन सी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन सी देखिए क्या कह रहा है। एक ईवीएस के शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा के समूह क्रियाकलाप की योजना बनाते हुए आप निम्नलिखित में से किन कारणों पर विचार करेंगे। ठीक है, आप खुद को एक शिक्षक मान लीजिए। अब एक बच्चे के लिए क्या आप क्रियाकलाप बनाएंगे, क्या योजना तैयार करेंगे, उसके बारे में पूछ रहा है। तो लिखा है पहला, बच्चों में अभिरुचि जगाना। ठीक है, देखिए बच्चों में जब अभिरुचि जगेगी तभी वो नए चीज सीखने के लिए उत्साहित होंगे। ये तो सही है आपका। ठीक है, और दूसरा क्या है, प्रकृति में समावेशन। जो प्रकृति है उसके साथ कैसे समावेशन किया जाएगा, तो ये उससे रिलेटेड है। तो ये भी ऑप्शन सही होता है आपका। मूल्य प्रभावी, जो मूल्य उसका है वो प्रभावी होना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है, वो प्रभावी होना चाहिए। तो ऑप्शन सी भी सही है। देखिए डी क्या है कि डी है कि केवल बाहर संचालित की जा सकती है। ये रंग इसलिए होता है क्योंकि इसमें बाहरी संचालित की जाए, केवल बाहरी। ठीक है, बाहरी नहीं होता है, ऐसा नहीं कि बस केवल बाहर का संचालित जाता है, इसलिए ये रंग हो जाता है। इसमें ऑप्शन आपका सही होता है ए, बी और सी। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए फिर नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। नेक्स्ट लाइन में देखिए कौन सा क्वेश्चन है। लिखा है कि एक शिक्षक अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनके कुछ वस्तुएं इकट्ठा करने को कहता है। इसके बाद वह बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं की विभिन्न समूह में बांटने के लिए कहता है। बच्चे वस्तुओं को अनेक गुणों के आधार पर विभिन्न समूह में बांट देते हैं। शिक्षक के द्वारा इस गतिविधि को करने का क्या सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है। मतलब शिक्षक ऐसा क्यों कर रहा है कि मतलब
कई सारे जो वस्तु है उसे कई भागों में बार बांट के चीजें करना है। तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आपका है प्राथमिक स्तर के बच्चे जो हैं एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करके बेहतर तरीके से सीख सकें, क्योंकि बच्चों को एक दूसरे से कनेक्ट करना होता है। तो अंतरक्रिया का मूल मतलब यही हो जाता है कि बच्चे एक दूसरे से कनेक्ट हों, एक दूसरे से रिलेट हों, एक दूसरे के बारे में जानें और उसे एक दूसरे के साथ मिलके अच्छे से अपने कामों को करें। ठीक है, तो ऑप्शन सी ये सही होता है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपका 5वां क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, दृष्टि दोष। ठीक है, दृष्टि दोष से ग्रसित विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि को शैक्षिक सामान के रूप में प्रयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि आधारित है कितने बिंदुओं पे? ठीक है, ये कितने बिंदुओं पे आधारित है? तो ये होता है 6 बिंदुओं पे। ठीक, ब्रेल लिपि से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आपको करना है। तो देखिए ब्रेल लिपि कौन लेके आया था? तो ब्रेल लिपि लाने वाले थे आपके लुईस ब्रेल। ठीक है, लुई ब्रेल। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये आपके फ्रांस के रहने वाले हैं। इनके बारे में आपको एक कहानी इनके बारे में है जिसे आपको जानना जरूरी है। देखिए लुई ब्रेल जो थे, ये जब छोटे थे 3 साल के थे तो इनके पिता का एक औजार का दुकान था। ठीक है, वहां पे ये खेल रहे थे जिसमें से एक नुकीला औजार आके उनकी आंखों में लग गया, जिसकी वजह से उनको दिखना बंद हो गया। ठीक है, लेकिन इनको पढ़ने का बहुत शौक था। ठीक है, पढ़ने का बहुत शौक था। पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए ये नए नए एक्सपेरिमेंट करते थे कि किस तरीके से पढ़ा जा सके, कैसे पढ़ा जा सके। तो इन्होंने इसी प्रयोग के दौरान एक प्रयोग और किया, छू के और महसूस करके पढ़ना। ठीक है, छू कर प्लस महसूस करके पढ़ना। ठीक है, इसी प्रयोग को हम लोग ब्रेल लिपि के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया आपका एक पॉइंट, और इसमें 6 बिंदुओं का प्रयोग होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका हो गया, ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कल्पना कीजिए कि आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं। ठीक है, और अचानक भूकंप आ जाता है। भूकंप के दौरान आप किन सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे? तो देखिए पहला क्या लिखा है कि सबसे पहला कदम ये उठाएंगे कि आप इमारत से बाहर दौड़ जाएंगे। अगर इतने ढेर सारे बच्चे एक साथ दौड़ जाएंगे तो इसमें बहुत बच्चे घायल भी हो सकते हैं, तो ये गलत हो जाता है, बाहर नहीं दौड़ेंगे। सभी विद्यार्थियों को भूकंप संबंधी ड्रिल अभ्यास करें। ड्रिल अभ्यास कोई जो आपदा आने वाली रहती है उससे पहले करवाया जाता है, बाद में नहीं, और या उस दौरान नहीं, तो ये भी गलत होता है। सी क्या है कि डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएं। ये ऑप्शन सही है, क्योंकि जो डेस्क या मेज होता है उसके नीचे बैठेंगे तो अगर कुछ भी वस्तु जो गिर रही है आपके ऊपर, तो वो डेस्क मेज उसको अपने ऊपर ले लेगा, साथ में आप नीचे सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, खिड़कियों के समीप जाइए, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि खिड़की के समीप चाहे किसी पेड़ के चाहे किसी जर्जर मकान के समीप नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनके गिरने की ज्यादा संभावना हो जाती है। भूकंप से रिलेटेड कुछ और फैक्ट हैं जिसे आप लोग जानिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। तो देखिए भूकंप का जो है, भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाता है, कौन लगाता है? तीव्रता और अवधि का पता, ये देखिए ये हो गया आपका सिस्मोग्राफ। तो सेकंड पॉइंट देखिए क्या लिख रहा है कि भूकंप का परिणाम जो मापने के लिए कौन सा स्केल का प्रयोग किया जाता है, तो उसे कहते हैं रिएक्टर स्केल। ठीक है, भूकंप का परिणाम मापने के लिए कौन सी यंत्र का प्रयोग किया होता है? रिक्टर स्केल
रिक्टर स्केल। भूकंप के उद्भव स्थान को केंद्र कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये भी लिखिए कि भूकंप के उद्भव के स्थान को केंद्र कहते हैं। क्या है अधिकेंद्र? क्या होता है अधिकेंद्र? ये क्या होता है कि भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं, जहां पे हम पहली बार भूकंप को महसूस करते हैं। तो लिखिए इसमें भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर स्थित सतह पर स्थित बिंदु को हम लोग अधिकेंद्र करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। कुछ और भी इसमें इम्पोर्टेंट चीजें है, उसको भी ऐड कर लीजिए। जैसे भूकंप हो गया, भूकंप, ठीक है, भूकंप जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पी हो गया, एक एस हो गया और एक एल हो गया। ठीक है, पी जो है आपका ये प्राथमिक भूकंप होता है। प्राथमिक भूकंप देखिए क्या होता है कि ये प्रत्येक माध्यम से गुजरता है, प्रत्येक माध्यम से। ठीक है, ये आपका सेकेंडरी हो गया, मतलब द्वितीय हो गया। तो ये बस ये होता है कि ये केवल ठोस माध्यम से गुजरता है। तीसरा आपका हो गया एल, इसे लव वेव भी कहते हैं। इसे लव वेव भी कहते हैं। ये जो है आपका, ये आपका ठोस, द्रव एंड गैस तीनों माध्यम से गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका भूकंप के बारे में सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो कंप्लीट होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या लिखा है। देखिए इसमें लिखा है कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। तो सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन होता है। देखिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट इसमें भी फैक्ट हैं, जिसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसका जैसे हो गया ये सीएनजी, मुख्य इसका संघटक जो है वो होता है मीथेन। अब इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि कितने, मतलब मीथेन की कितनी % होती है इसमें टोटल। तो मीथेन 80 से लेकर 90% तक इसमें होते हैं। ठीक है, अब कभी कभी पूछ लेता है कि जो सीएनजी है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसको कहते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ये हो गया। और सीएनजी का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि ये वायु को दूषित नहीं करता है। ठीक है, वायु को दूषित नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपका 3 पॉइंट यहाँ से कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या लिखा है। वायुमंडल के इस परत में उल्कापिंड जल जाते हैं। तो वायुमंडल के इस परत में उल्कापिंड जल जाते हैं, वो है आपका मध्यमंडल। ठीक है, जब मध्यमंडल में उल्कापिंड आती है तो वायु के घर्षण की वजह से क्या होता है कि वायु के घर्षण की वजह से वो जल जाती है। ठीक है, जल जाती है। हाँ, तो देखिए वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है। तो ये वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए एक एक का देख लेते हैं कि कौन कौन सा है। पहला जो है आपका ये क्षोभ मंडल। ठीक है, सेकेंड देखिए आपका ये हो गया आपका समताप मंडल। थर्ड हो गया आपका
मध्यमंडल, ठीक है। फोर्थ हो गया आपका आयन मंडल, आयन मंडल, ठीक है। और 5 हो गया आपका बाह्य मंडल, बाह्य मंडल, ठीक है। ये 5 भागों में बटा हुआ है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इसमें भी फैक्ट हैं जैसे हम लोग देखेंगे। और साथ ही में जैसे यहाँ पे पूछा है ना कि वायुमंडल कितने प्रकार के, ये जो मध्य मंडल है, कभी कोई पूछ लेता है कि ये कौन सा लेयर है, तो ये आपका तीसरा हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे तीसरा है। ये पहला क्षोभ मंडल हो गया, दूसरा हो गया आपका समताप, तीसरा हो गया आपका मध्य मंडल, चौथा हो गया आपका आयन मंडल, पांचवा हो गया आपका वायु मंडल, ठीक है। तो एक एक करके सबको देखते हैं। इसमें क्षोभ मंडल में जो भी वायुमंडलीय घटनाएं हैं, ठीक है, वायु मंडलीय घटनाएं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जैसे हो गया बादल, आंधी तूफान, ठीक है, आंधी तूफान, वर्षा हो गया। ये जो जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं हैं ये सब क्षोभ मंडल में होते हैं। सेकेंड है आपका समताप मंडल। समताप मंडल में देखिए क्या होता है, इसमें जो मौसम से संबंधित जो वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए वायुमंडलीय घटनाएं नहीं होती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सब जो वायुमंडलीय घटनाएं हैं वो सब नहीं होती हैं। इसी वजह से जो आपका समताप मंडल है, इसी वजह से यहाँ पे वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श दशा होती है। इसमें सेकेंड पॉइंट लिखिए कि वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा, ठीक है। यहाँ पे वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा होती है, ठीक है। मध्य मंडल पे चलते हैं। मध्य जो मंडल है वो है ओजोन, इसमें ओजोन परत होता है, ओजोन परत, ठीक है। ओजोन परत जो है जो समताप मंडल है उसके निचले भाग में है, और जो मध्य मंडल है उसके ऊपरी भाग में भी मौजूद होता है। देखिए आयन मंडल क्या हुआ कि जो हम लोग सैटेलाइट भेजते हैं, जो उपग्रह, संचार उपग्रह जितने भी हैं, जितने भी संचार उपग्रह हैं उसको यहाँ पे हम लोग भेजते हैं, जिससे यहाँ पे मौसम एकदम साफ होता है। इस वजह से हम लोग को सिग्नल अच्छे से मिलता है। तो संचार उपग्रह कौन कौन से होते हैं, जैसे रेडियो वाला हो गया, ठीक है, टेलीविजन का हो गया, टेलीविजन का, आपका फोन का हो गया, ठीक है, टेलीफोन, ठीक है। ये सब जो सैटेलाइट है वो आयन मंडल में पहुंचाया जाता है, जहां से हमें बराबर सिग्नल प्राप्त होती है, ठीक है। अब देखिए बाह्य मंडल। बाह्य मंडल में क्या है कि बाह्य मंडल में ये आपका हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैस की प्रधानता यहाँ पे ज्यादा होती है, गैस की प्रधानता, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम गैस की प्रधानता होती है। तो चलिए ये आपका पांचों जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें सब कवर कर लिया गया है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। चलिए कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसे हम लोग देखेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं उनके बारे में भी जानेंगे। कर्नल मलेस्ट्री के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसे हम लोग देखते हैं। कर्नल मलेस्ट्री का देखिए ये वेट लिफ्टर है, वेट लिफ्टर, ठीक है। वेट लिफ्टर क्या होता है, ये भार जो है, भार उत्तोलक, ठीक है। सेकंड देखिए आपका क्या है, सेकंड ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, ठीक है, वहां की निवासी है ये। थर्ड पॉइंट देखिए इन्होंने कितना भार उठाया था, इन्होंने 130 किलोग्राम, इतना ज्यादा भार उठाया था इन्होंने, ठीक है, भार उठाया। तो इनके बारे में इतने पॉइंट कंप्लीट होते हैं। सेकंड हम लोग देखते हैं बछेंद्री पाल के बारे में। सेकंड देखिए बछेंद्री पाल,
देखिए बछेंद्री पाल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। ये भारत की पहली और विश्व की 5वीं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे कदम रखी थी। तो ये भारत की पहली, ये विश्व की 5वीं, हाँ, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को, इसको नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं, सागर माथा। इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर सागर माथा भी लिखा हुआ है तो भी वो माउंट एवरेस्ट के बारे में बोला जा रहा है। और हाँ, बछेंद्री जो पाल है उनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इन्होंने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। ठीक है, तो यहाँ से भी पूछ लेता है कि इन्होंने ये डेट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कि पूछ लेता है कि इन्होंने कब माउंट एवरेस्ट पे कदम रखा था पहली बार। तो 23 मई 1984 को। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये कंप्लीट होता है स्लाइड। और हाँ, आप लोगों से कुछ और बातें करनी है, जैसे कि ये जो सीरीज चल रहा है वो आप लोगों के लिए बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चाहे पढ़ाने का तरीका, चाहे जो भी हो, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप कमेंट में करिएगा। अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही हमारे जो सेशन चल रहे हैं उसको लाइक करिएगा, और जो भी इसमें कमियां हो, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट में लिख के दीजिएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है। और हाँ, किसी टॉपिक से रिलेटेड भी और भी कुछ नॉलेज चाहिए तो उसके बारे में भी लिख दीजिएगा, तो उसके लिए भी हम एक नई क्लास ले आएंगे। तो चलिए, तब तक फिर मिलते हैं। ये आपका लास्ट क्लास था महामैराथन का, तो आप अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन करते रहिएगा, और 7-8 तारीख के लिए आपको ऑल द बेस्ट, और अच्छे से पेपर लेके आइएगा। ठीक है।